नमस्कार दोस्तों। आज 19 ऑफ फेब 2023 है और पिछले हफ्ते हमने देखा कि यूएस पीपीआई नंबर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है। जॉब्स नंबर जो है स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आए हैं। तो यूएस में जो रेट्स के बारे में व्यू था वो बदलना शुरू हो गया है कि अब 25 बेसिस पॉइंट की जगह कई फेड वॉचर्स 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय ये सब पसंद हो तो हमें आप व्हाट्सएप करें 9871066337 पर। यहाँ से आपको जो है पेड टेलीग्राम ग्रुप्स इंट्राडे और स्विंग बेसिस पे मिलेंगे। इंट्राडे का जो खर्चा है वो है 24,000 प्लस 18% जीएसटी और स्विंग का जो खर्चा है वो है 30,000 प्लस 18% जीएसटी। अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते के लिए किस तरह का व्यू लेके चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं चार्ट वार्ट खोल के नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि चार्ट से ज़्यादा ज़रूरी है एक व्यू लेना। और चार्ट्स में बेसिकली जैसे जैसे लेवल्स टूटेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब मोटा व्यू क्या है? व्यू ये है कि जो यूएस की इन्फ्लेशन और दुनिया की इन्फ्लेशन और इंडिया की इन्फ्लेशन लोग सोच रहे थे कि पीक आउट हो गई है, वैसा नहीं है। आरबीआई पॉलिसी में भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन पे उन्होंने ये नहीं कहा कि अब यहाँ से जो है रेट नहीं बढ़ेंगे, और यूएस फेड भी जो है अब उसके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के नंबर्स में इन्फ्लेशन ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रेट आउटलुक दोबारा से जो है हॉकिश हो जाता है तो बाज़ारों में डाउनसाइड ओपन अप हो जाती है। और बैंक निफ्टी में जिस तरह की वीकनेस है वो क्लियरली आपको दर्शा रही है कि यहाँ से इन्फ्लेशन और रेट्स का आउटलुक ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब लोग बहुत बुलिश हो गए हैं कि जी फ्राइडे को एसजीएक्स 56 पॉइंट ऊपर हो गया या थोड़ा सा नीचे से रिकवरी आ गई। एसएनपी 500 के चार्ट में एक बड़ी गिरावट के बाद एक दोजी पैटर्न बना है, जिसको कि आप एक पॉज की तरह देख सकते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उछलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर छोटा मोटा गैप अप होता भी है मंडे को तो उसमें इमीडिएट सेल ऑफ शुरू हो जाएगा। अगर एफआईआईज़ के नंबर्स आपने देखे हैं तो कॉन्स्टेंटली जो है एफ एंड ओ में अपनी बियरिश पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 41,000 के नीचे हम मंडे को बहुत जल्दी पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ बुलिश होने के लिए बहुत कोई लंबा कारण नहीं है। तो इस बात में कॉशियस रहें कि गैप अप होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाज़ार ऊपर जाएंगे। नंबर 2, आईटी ऊपर इसलिए जा रहा था कि यूएस में रिसेशन नहीं आएगा। अब ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओगे तो कभी रिसेशन आएगा। 3 महीने में नहीं आएगा, 6 महीने में आएगा, 6 महीने में नहीं आएगा, 9 महीने में आएगा। तो हर तरह से एक इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता। वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से वीक है, और अनलेस हम 41,500 के ऊपर मेंटेन करें, किसी तरह से भी आपको जो है बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। मैं एक रेंज दे देता हूँ 41,500 से 41,800 तक, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो वहाँ पे अगर आप किसी कारणवश जाते हैं तो वहाँ से वापस रिवर्सल आएगा।
40,800 एक मामूली सपोर्ट है, जहाँ पे हम बहुत बार आके नीचे सपोर्ट ले चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये 40,800 टूटेगा और हम वापस जो है 39,500 तक जाएंगे। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, तो निफ्टी में 17,800 वो लेवल है जिसके नीचे कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी। तब तक हम झूलते रहेंगे, कभी 18,050 तक जाएंगे, कभी जो है 17,800 तक जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अगर बैंकिंग में कमज़ोरी रहेगी तो निफ्टी बहुत ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकता। निफ्टी की ऑलमोस्ट सारी ही रैली कर्टसी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर पीक आउट हो जाता है तो निफ्टी का भी गेम ख़त्म हो जाएगा अगर बैंकिंग कमज़ोर रहा। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि डे टू डे व्यूज़ लेने की जगह थोड़ा सा हमें आउटलुक देखना पड़ेगा कि आउटलुक मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है, तभी आप किसी तरह की पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। हम जो है इमीडिएट वीक की पोजीशंस नहीं लेते हैं और थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास बैंक निफ्टी में 2 मार्च की पुट पोजीशंस हैं, तो थोड़ा सा 2 हफ्ते का टाइम दे अपनी पोजीशंस को वर्कआउट होने के लिए। अदरवाइज़ जो है ये वॉलेटिलिटी में जो है आपका सर ही चकराएगा और कुछ नहीं होगा। तो अभी भी आउटलुक वीक बना हुआ है और बहुत लंबी चौड़ी रैली शुरू नहीं होती। अब एक बाबा जी और आ गए हैं, जॉर्ज सोरोस, और ऑल्दो ये मेरी स्पेकुलेशन है, मेरे हिसाब से अगर वो हिंडनबर्ग के पीछे हों तो मैं हैरान नहीं हूँगा। तो आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो अदानी स्टॉक्स रिकवर नहीं होंगे बहुत जल्दी, और अभी और परेशानी में अदानी स्टॉक्स भी पड़ेंगे, एसबीआई भी पड़ेगा। ये बात अपना ध्यान रखें, ये नई जानकारी है। हिंडनबर्ग के पीछे ऑब्वियसली कुछ बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो ये जब अब धीरे धीरे वुडवर्क से लोग निकल के कमेंट कर रहे हैं, नहीं तो जॉर्ज सोरोस को क्या पड़ी है अगर उसका इंटरेस्ट ना हो। देखो, जब भी एक बड़े लोग बात करते हैं तो उनकी बात के में एक वज़न होता है, वो बिना बात के नहीं बोलते। तो इस बात को दिमाग में रखें कि अगर जॉर्ज सोरोस अदानी के पीछे पड़ गया है तो फिर दिक्कत है हमारे लिए, अदानी के लिए, हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो एक तरह का बियरिश माहौल बहुत इजीली कंटिन्यू कर सकता है। अनसर्टेनिटी भी बियरिश होती है। सवाल ये नहीं है कि एसबीआई में क्या है और क्या नहीं है और कितना एक्सपोजर है, कुछ एक्सपोजर तो है। और अगर जॉर्ज सोरोस अदानी की इक्विटी बिल्कुल 10% पे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम पे थोड़ा बहुत असर होगा। तो ओवरऑल अगले 2 हफ्ते का आउटलुक बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं समझ में आ रहा। तो अगर आप पिछले हफ्ते के लोज किसी भी इंडेक्स में तोड़ना शुरू हो जाएं तो आपको नई डाउनसाइड खुलती हुई नज़र आएगी। खासकर फ्राइडे के लोज पे मैं ज़्यादा कॉशियस रहूँगा। अगर फ्राइडे के लोज दोबारा वायलेट होने शुरू हों तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, इस चीज़ को ध्यान दें। अपसाइड पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत क्लियर वीकनेस है, मिड कैप्स में वीकनेस है। बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे 8-8, 10-10, 12-12% गिर जाते हैं। तो अपसाइड में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। ये इस हफ्ते के लिए मेरा व्यू है। जो भी काम करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करें। टेक केयर एंड गुड लक।